हाँ बच्चों, ये थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोकेम का। इसमें हमने किया डैनियल सेल, फिर हमने किया पोटेंशियल्स के बारे में। डैनियल सेल वी डिड इन अ लॉट ऑफ डिटेल, उतने ही डिटेलिंग में तुमको भी पढ़ना है। फिर उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में किया कि हाउ आर द पोटेंशियल्स एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स डेवलप्ड एंड हाउ दे कैन बी कैलकुलेटेड। फिर उसका फॉर्मूला हमारे पास था ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जहाँ पे ई नॉट SRP को रिप्रेजेंट करता था। और जो पूरा टेबल तुमको बुक्स में, कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, नोट्स रेफर कर रहे हो, हमेशा SRP की वैल्यूज ही चलती हैं। CBSE ने तो SRP की वैल्यूज ही दे के रखी हैं, तो तुम्हारे लिए SRP वैल्यूज बेनिफिशियल है। अब ये जो सीरीज है जिसको हम EMF सीरीज कहते हैं, इसके एप्लीकेशंस, हमको क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, वो देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस है इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेंडेंसीज बताता है। तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, है ना, वो लेक के 12 सरदार का नाम तुमको जो याद करवाया था मैंने, पता नहीं तुम किए कि नहीं। तो जितने नीचे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इतने सारे एलिमेंट्स, जिंक नीचे है, कोबाल्ट, निकल, ये सब नीचे है। तो इन सब के पास SRP की वैल्यूज नेगेटिव है। हाइड्रोजन तक, यहाँ तक जितने नीचे एलिमेंट्स हैं SRP नेगेटिव है। मतलब इनको क्या करना पसंद है, इनको ऑक्सीडेशन खुद का करना पसंद है। दे लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन। और तुम देखो गेन करवा रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को, प्लस से 0, मतलब तुमने गेन करवाया, रिडक्शन करवाया तो माइनस दिखा रहा साइन। यही तुम उसको ऑक्सीडेशन करवाओ तो प्लस दिखाएगा, इट विल बी हैप्पी। इट लाइक्स टू अंडरगो Li से Li प्लस, उल्टा आना इसको पसंद है, इधर से इधर आना पसंद है, इसको इधर से इधर आना पसंद है। सेम वे जिंक लाइक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, आयरन लाइक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। लेकिन क्योंकि यहाँ उल्टा चल रहा है, हमने वैल्यूज उल्टे फॉर्म में लिखी हैं, इसीलिए वो नेगेटिव पोटेंशियल शो कर रहा है। दैट्स कॉल्ड SRP। तो SRP माइनस है, मतलब पक्का दे लाइक टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। और जितना तुम नीचे जाओगे EMF सीरीज में, उनकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस। मैं वो यहाँ लिख रही हूँ। दिस इज टॉप टू बॉटम ऑफ EMF सीरीज। सबसे नीचे में ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इज मैक्स, और सबसे ऊपर में रिडक्शन टेंडेंसी इज मैक्स। तो बच्चों, जो बीच में इधर हाइड्रोजन है, वो एक कंपैरेटिव पैरामीटर है। हाइड्रोजन का SRP वैल्यू या SOP वैल्यू दोनों भी 0 है। SRP 0 है तो SOP भी 0 ही रहेगा। नीचे वालों में टेंडेंसी अच्छी है, इसीलिए इनका SRP माइनस है, और ऊपर वालों में रिडक्शन टेंडेंसी अच्छी है, इसीलिए उनका SRP पॉजिटिव है। So from here I have told you what is the first advantage of EMF series, कि वो तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेंडेंसीज बताता है। चलो क्विकली, अगर मैं तुमको 2 एग्जांपल्स दूं कि लिथियम एंड सोडियम किस में ज़्यादा टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो नीचे है ना, जो नीचे रहेगा लिथियम मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, सोडियम हैज हाई टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। देन दोनों का कपल बनाओगे तो अब ये बात सही होगी। इफ आई गिव यू कि तुम चॉइस ले लो एक जिंक का और एक सिल्वर का, तो जिंक में ऑक्सीडेशन चलेगा, सिल्वर में रिडक्शन चलेगा। ठीक है। अगर तुमको मैं दे दूं कि कॉपर और सिल्वर में कौन, अब तुम कहोगे कॉपर और सिल्वर दोनों में तो टेंडेंसी रिडक्शन की दिख रही है, लेकिन मैं कपल अप करने का बोल रही हूँ तुमको। इन दोनों को कपल अप करो और दोनों को डिसाइड करने को बोलो कि तुम दोनों में से एक को ऑक्सीडेशन करना ही पड़ेगा, एक को रिडक्शन करना ही पड़ेगा। इन दैट केस कॉपर विल सिलेक्ट ऑक्सीडेशन, सिल्वर विल सिलेक्ट रिडक्शन। सिंपल है, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले का रिडक्शन। ठीक है। तो नीचे वाला ऑक्सीडेशन, ऊपर वाला रिडक्शन। ओके। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ EMF series, it decides oxidizing and reducing agents. Oxidizing
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन होते हैं? ये नीचे वाला बच्चों, सपोज सोडियम लिया मैंने, ठीक है, नीचे वाले एलिमेंट के पास क्या टेंडेंसी है? नीचे वाला ऑक्सीडेशन, इसके पास टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, और ऊपर वाला क्लोरीन वगैरह ऊपर आते हैं, तो क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, बनाया Cl माइनस। तुम ये पढ़ चुके हो रिएक्शन, फिर उसने Na फॉर्म्स Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है Cl माइनस। ये 11th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा है NaCl के प्रिपरेशन में। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये वो करना चाहता है, वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, और ये क्या करना चाहता है? क्लोरीन, ये अपना खुद का रिडक्शन करना चाहता है। तो जो नीचे वाला था, इट लाइक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसने दूसरे को दिया, तो दूसरा उससे क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। फिर से सुनो, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, निकाला खुद से, इट इज अंडरगोइंग व्हाट? ऑक्सीडेशन। ये नीचे वाला है ना, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये ऊपर वाला है, इट विल अंडरगो रिडक्शन। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया। लेकिन फिर जो इलेक्ट्रॉन देता है वो किसी और को उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार भी कर देता है। क्यों टेक माई इलेक्ट्रॉन? मैंने दिया ही इसलिए है कि तुम ना होते तो मैं भी ना देता। इट्स लाइक दैट। अगर क्लोरीन ना होता तो सोडियम अपनी प्रॉपर्टी को ऐसा फेंक नहीं देता। ये सोडियम की जागीर थी, उसने दिया क्योंकि लेने वाला केपेबल था, और था, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ किया, इसने लिया, मतलब इसने इसको रिड्यूस किया, समझा? सोडियम ने क्लोरीन को क्या किया? रिड्यूस कर दिया। तो हम कहेंगे कि ये जो सोडियम है ये बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दिया। इट लाइक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन फास्ट, इट लीव्स इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट। जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो हम कहेंगे मस्त ऑक्सीडेशन हुआ, एंड देयरफॉर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी अच्छा गेन हुआ, मीनिंग इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन अगर ना होता तो ये सोचता भी नहीं इलेक्ट्रॉन देने के बारे में, मतलब क्लोरीन इसकी वजह बनी कि ये ऑक्सीडाइज हो, मीनिंग दिस बिकम्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों, अगर फिर से मैं इसी तरह से बनाऊं, ऊपर नीचे ईएमएफ सीरीज के बारे में बात करें, तो नीचे में ऑक्सीडेशन मैक्स टेंडेंसी है, ऊपर में रिडक्शन मैक्स टेंडेंसी है। नीचे में टेंडेंसी टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट इज हाईएस्ट। नीचे वाला सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ऊपर वाला सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नीचे में रिड्यूसिंग टेंडेंसी और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, ऊपर में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। तो बच्चों, 2 लाइन लिखोगे। एज वी मूव डाउन द सीरीज, tendency of oxidation increases, सही है ना? As you move down the series, tendency of oxidation increases, and as we move down the series, tendency to act as reducing agent increases। बात समझ आती है? reducing agent की तरह act करने की tendency बढ़ती है। अब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? उल्टा होगा। जब as we move up, tendency to undergo reduction increases, and tendency to behave as oxidizing agent increases। बच्चों, इतना साइंस तो पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें लॉजिकल हैं। देयर इज नथिंग कि तुम मुझे जरा क्या बोल सको कि यू कैन चैलेंज मी कि ऐसा कैसे हुआ। तुमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन ये सारी बातें फैक्ट्स पे रिलेटेड हैं। फिजिकल केमिस्ट्री सब लॉजिक से रिलेटेड है, ऐसा होता है, राइट? तो ये दोनों पे आई होप टेंशन नहीं है। मैंने तुमको 2 एप्लीकेशंस बताए ईएमएफ सीरीज के। द थर्ड एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन है। अभी जो लेक्चर हुआ इसके पहले वाला, उसमें हमने किया कि अगर हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो ईएमएफ सीरीज में ही तो ये एसआरपी वैल्यूज दी रहती हैं। ये सीरीज है जिसकी वजह से एसआरपी वैल्यूज हमको मिले। तो हम कह सकते हैं ई नॉट सेल निकालने के काम में आया। मैंने यूज किया फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये भी एसआरपी वैल्यू है कैथोड की, ये एसआरपी वैल्यू है एनोड की। दोनों की एसआरपी वैल्यूज टेबल में से चेक करेंगे, वैल्यूज यहाँ डालेंगे और मिलेगा ई नॉट सेल, बोले तो आउटपुट। तो दिस इज अ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज, मतलब इट टेल्स यू अबाउट ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको निकालने के काम आया।
अब जरा दो बातें और सुनो। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आया, प्लस में आया, जैसे डैनियल सेल में कितना आया था, प्लस 1.1 आया था, ये कितना था डैनियल सेल में 0.34, माइनस ऑफ माइनस 0.76, और फिर ये वैल्यू एडेड अप तुमको मिलती है 1.1 वोल्ट का आउटपुट। लेकिन प्लस मिलना ई नॉट सेल का बताता है कि सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तुमको आउटपुट दे रहा है। इट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे सेल है उसका ई नॉट वैल्यू प्लस आता है, इट इज गिविंग यू द पावर, इट इज गिविंग यू एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मतलब वो कैसा सेल है बच्चों, वो है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन वाला सेल, मीनिंग इट्स अ स्पॉन्टेनियस सेल। हम ऐसा कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस सेल है जिसमें रिएक्शन अपने आप होता है, तुमको नहीं कराना पड़ता। लेकिन अगर ये ई नॉट सेल तुम कैलकुलेट करे, तुमको एक दे दिया रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन में ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने को बोला और वो माइनस आ गई, यही वाले फॉर्मूले से वहां कैथोड एनोड तुमको दिया ही ऐसा था कि ये वैल्यू माइनस आ गई। माइनस आ गई तो समझ जाओ ये सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से चलता है, इट्स एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मीनिंग नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है वो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी बार 1 मार्कर आता है। प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक एग्जांपल देती हूं मैं तुमको इसका। नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, एक क्वेश्चन, प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द फॉलोइंग सेल, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक। और फिर तुमको ऐसा दिया Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं ताकि तुम समझ पाओ। तो पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन से तुम समझ जाओ कि बच्चों ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल में ये एनोड पार्ट है, वो कैथोड पार्ट है। हमेशा लेफ्ट में एनोड लिखते हो, राइट में कैथोड लिखते हो, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड कितना है 0.34 माइनस ये कितना है ई नॉट एनोड माइनस 0.76, द वैल्यू इज पॉजिटिव 1.1 वोल्ट। और तुम फिर फाइनल कंक्लूजन लिख दो, स्पॉन्टेनियस सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक। स्पॉन्टेनियस सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये हो गया। अब अगर सेल ऐसा लिख के आगे, ऐसा लिख के आ गया सेल, ठीक। मतलब ये एनोड है, अब उसने लेफ्ट में कॉपर को लिखा है तो मतलब उसको ही एनोड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन पर उसके दिया है कि ये है सेल, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब अगर ऐसा दे दिया है तो तुमको अकॉर्डिंगली वैल्यूज यहाँ डालने पड़ेंगे। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। अब कैथोड ये, एनोड ये, कम ऑन, इसका एसआरपी कितना है माइनस 0.76, इसका एसआरपी कितना है प्लस 0.34, लेकिन वो बीच में माइनस साइन था ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई नॉट एनोड अब हो गया 0.34, ये हो गया एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब बच्चों दोनों नेगेटिव एडेड अप, इट्स गोइंग टू गिव यू नेगेटिव 1.1, तो ये आ जाएगा माइनस 1.1 वोल्ट। अब तुम कहोगे क्या कि नेगेटिव वैल्यू है तो ये सेल स्पॉन्टेनियस है? नहीं, तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल हो जाएगा एंड इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तुमको इनकी डिटेल स्टडी नहीं है, इस टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की तुमको डिटेल स्टडी नहीं है। बट इफ एट ऑल ऐसा सेल आया, न्यूमेरिकल में आता है कि तुमको ई नॉट सेल निकाल के पूछते हैं, बताओ ये सेल स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तुम सिर्फ उसके साइन से जजमेंट ले सकते हो। साइन से ज्यादा तुम अपने ऊपर भरोसा करो। कल मैंने सिखाया था नीचे वाला हमेशा लेफ्ट में रहता है, नीचे वाला हमेशा लेफ्ट में, ऊपर वाला हमेशा राइट में, तब वो सेल कैसा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्पॉन्टेनियस सेल है, उसका ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, वो तुमको ईएमएफ देगा। नेगेटिव का मतलब तुमको उसको देना पड़ रहा है बैटरी से, राइट, तब वो जाके रिएक्शन होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। This is the third application of EMF series. It will decide whether a cell is spontaneous or a non-spontaneous one by doing all this. ठीक?
एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन के लिए बच्चों कुछ तुम ऐसे एग्जाम्पल सोचो जहां पे मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैं एप्लीकेशन का नाम बाद में लिखती हूँ, पहले कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है सोडियम, लिथियम रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ H2SO4 के साथ। फिर तुम जिंक ले लो, वो नाइट्रिक एसिड के साथ या कोई भी एसिड के साथ। यू कैन टेक व्हाट, आयरन, इट कैन रिएक्ट विद HCl, H2SO4 एटसेट्रा। पर यही तुम कॉपर ले लो और HCl के साथ रिएक्शन करवाओ, सिल्वर लो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओ, नहीं सॉरी HCl के साथ रिएक्शन करवाओ। पहले तो ये चारों को देखते हैं। कोई भी एसिड लो, HCl इधर डालो, H2SO4 इधर डालो, HNO3 इधर डालो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो यहाँ एसिड का। सोडियम के साथ ये कुछ भी, जिंक के साथ कोई भी, लिथियम के साथ कोई भी। फाइनल रिजल्ट विल बी एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये पढ़ा है तुमने 10th में। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने के बाद क्या बनता है, यहाँ बना सॉल्ट NaCl, यहाँ बना लिथियम का सल्फेट, यहाँ बना जिंक का नाइट्रेट। बैलेंसिंग भी क्या मैं तुमको करके दूं, बिल्कुल भी नहीं। आयरन और HCl विल गिव यू हाइड्रोजन एवोल्यूशन, साथ में मिलेगा FeCl2 या FeCl3, डिपेंड करता है तुमने कितना HCl लिया है। तो ये बच्चों चीजें मिली, हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ। ये कहाँ हुआ, चेकआउट। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन सब हाइड्रोजन के नीचे थे। मतलब नीचे वाले मेटल किसके साथ, एसिड के साथ हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। फिर से सुनो, नीचे वाले मेटल्स जिनका Srp नेगेटिव है वो एसिड के साथ हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं। कॉपर और सिल्वर वगैरह HCl के साथ हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करते हैं। देयर इज नो रिएक्शन आउट हियर, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन तुमको मैंने H2SO4 HNO3 नहीं दिया यहाँ पर, कॉपर सिल्वर इनके साथ मैंने सिर्फ HCl दिया। जरा बच्चों इस पे भी फोकस करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉपर और सिल्वर HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता, लेकिन कॉपर और सिल्वर H2SO4 HNO3 के साथ तो रिएक्ट करता है। मतलब ये एसिड दिया तो नो रिएक्शन, लेकिन अगर मैंने एक एग्जांपल बस दे रही हूँ, कॉपर को H2SO4 के साथ ले लिया या सिल्वर को ले लिया, दोनों में से किसी को भी तुम ले सकते हो, गिव्स, तब ये तुमको प्रोडक्ट देता है। क्या देता है देखो, CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2। ध्यान दो, कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता जैसे ये सब करते हैं। ये स्पेशल टाइप के मेटल्स हैं जो एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, जो एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। अब इसको देखो, इसने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ। क्या सिर्फ इतना मेरा तुमको बता देना काफी है? क्या मैंने तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझा दिया? मेरे हिसाब से तो नहीं। ध्यान दो, नीचे वाले में टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। नीचे वाला मेटल है, इट हैज अ टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ध्यान दो, यहाँ सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स है 0। उधर चलो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, लिथियम +1, जिंक +2, आयरन +2। 0 से +1, 0 से +1, 0 से +2 एंड +2, मीनिंग ये सारे मेटल्स का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक, Cl है -1, यहाँ भी -1, SO4 -2 था, ये SO4 -2 है। नाइट्रेट है -1, ये भी है -1। क्लोराइड इज -1, हियर क्लोराइड इज -1 ईच। समझा ना ये पार्ट? ये नेगेटिव आयंस का कोई रोल नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। किसका रोल है ध्यान दो, हाइड्रोजन है +1 एंड हाइड्रोजन है 0। सब जगह हाइड्रोजन है +1, हाइड्रोजन है 0। Everywhere you find hydrogen going from +1 to 0, बोले तो रिडक्शन। मतलब ये सोडियम, लिथियम, जिंक, आयरन हाइड्रोजन के ऊपर सर के ऊपर नाच रहे हैं कि तुमको रिड्यूस होना है, मुझे ऑक्सीडाइज होना है। They are getting oxidized at the cost of high
हाइड्रोजन विच इज बीइंग रिड्यूस्ड टू H2। इतना समझे? ये हो गया बच्चों अभी तक का समझाना मेरा। अब यहाँ क्या, कॉपर HCl नो रिएक्शन, कॉपर ऊपर है बराबर, ये देखो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो क्या कॉपर कमांड कर सकता है हाइड्रोजन को? ऊपर वाला बोल सकता है कि मुझे ऑक्सीडेशन करना है? नहीं, नीचे वाले बोल सकते हैं अरे हमारी जरूरत है ऑक्सीडेशन, उसको पूरा करना तुम्हारा काम, क्योंकि तुम ऊपर बैठे हो। जो ऊपर बैठा है वो रिडक्शन करने के लिए ही बैठा है। अगर ये दोनों को तुमने कपल अप किया, जैसे यहाँ कॉपर और HCl का कॉम्बो ले लिया, तो क्या कॉपर हाइड्रोजन को कह सकते हैं तुम रिड्यूस हो जाओ? नहीं, क्योंकि वो खुद ऊपर बैठा है, वो खुद रिड्यूस होगा। Therefore, copper HCl no reaction, silver HCl no reaction, but then why copper and H2SO4 are reacting? यहाँ पर तो तुम देख रहे हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मस्त रिएक्शन चल रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो जरा देखते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये 0, ये +2, ये SO4 पूरा होता है -2, जिसमें से सिर्फ सल्फर अगर मैं उठाऊं तो वो होता है +6। सुना, सल्फर सिर्फ उठाओ, करके देखना, ये इतने बारीक बारीक बातें मैं नहीं बताऊंगी। सल्फर होता है +6, ये +2 है, ये पूरा सल्फेट -2 है। जैसे ये वाला सल्फर +6 है, उसको छोड़ दो, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, और इधर सल्फर है +4, SO2 गैस इवॉल्व हुई है, +4 सल्फर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है +1, ऑक्सीजन है -2, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है। ये टोटल +2 हो गया, +6 हो गया, मिला के हुआ +8, एंड 4 2 -8, सब बैलेंस था। अब ये रिएक्शन जरा ध्यान से देखो। कॉपर हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन but not at the cost of hydrogen which was earlier +1 which is later +1। अरे हाइड्रोजन को उसने थोड़ी ना कोई फर्क किया, हाइड्रोजन was still before and after the reaction only +1। हाइड्रोजन के साथ में वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद हाइड्रोजन के ऊपर बैठा है, इसीलिए उसने किसको सेलेक्ट किया? सल्फर, जो और ऊपर नॉन मेटल है। तो सल्फर को बोला अरे मेरे को ऑक्सीडाइज होना है तो तुम रिड्यूस हो जाओ, क्योंकि हाइड्रोजन तो नहीं मान रहा, क्योंकि वो मेरे नीचे है। तो कॉपर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एट द कॉस्ट ऑफ सल्फर। देखो ना, सल्फर इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम +6 टू +4, सल्फर नीचे है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ हुआ रिडक्शन, और कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ का रिएक्शन होना हाइड्रोजन के स्टेक पे नहीं है, सल्फर के स्टेक पे है। और ये सारे रिएक्शंस तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। मतलब अब तुम समझ जाओ, नीचे वाले मेटल एसिड से हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। ऊपर वाले मेटल एसिड से रिएक्ट तो कर सकते हैं, पर हाइड्रोजन रिलीज करेंगे ऐसा नहीं है। रिएक्शन में प्रोडक्ट और कुछ बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का रिलीज नहीं होगा। दिस वाज एप्लीकेशन नंबर 4 एंड वी कॉल दिस, ये एप्लीकेशन का नाम क्या दूं? टू प्रिडिक्ट। एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन ऑफ whether a metal can displace hydrogen from an acid। जरा अच्छे से लिखना, क्या लिखा है? प्रिडिक्शन ऑफ वेदर अ मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। ये बताता है तुमको कि हाइड्रोजन एसिड में से निकलेगा या नहीं निकलेगा। दिस इज 4th एप्लीकेशन बच्चों। एप्लीकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इन सबके अंदर के डिटेल्स भी 1 मार्कर्स आ सकते हैं। तुम्हें पता है केमिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं आएगा राइट ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज, नो। ये पूरे 5 पॉइंट्स का नोट तुमको लिखने को नहीं आएगा। बाय द वे मैंने तुमको नोट्स दिए हैं, इसके 5 एप्लीकेशंस तुम उसमें से पढ़ोगे डिटेल में, पर ये सब भी पढ़ोगे। इतने डिटेल में क्यों दूंगी? और मैं दे दूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी क्या? दे भी दे तो तुमको थोड़ी समझेगा। एनीवेज 5th वाला पॉइंट देखो। फिफ्थ वाला पॉइंट जरा उसमें से रीड कर लो तुम्हारे नोट्स में से। 5th एप्लीकेशन इज टू प्रिडिक्ट वेदर। एप्लीकेशन बोलता है कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि कोई सॉल्ट में से मेटल बाहर निकलेगा क्या किसी दूसरे मेटल के रिएक्शन से। मैं इसको लिख के देती हूँ तुमको। छोटे बोर्ड में मजा नहीं आता पढ़ने
prediction, fifth application is prediction of whether a metal can displace another metal from its salt solution. बोर्ड में ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. मैं बताऊंगी इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस आर ऑफ टिपिकल रहेंगे. कभी भी सीबीएसई तुमको ना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं करता है, थोड़ा सा अलग एंगल में पूछेगा. कोई क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, 1 मार्कर बना देगा. इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं. अब पहले ये समझेंगे एग्जैक्टली लिखा क्या है. वेदर अ मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. जैसे मैं कुछ रिएक्शंस लिखती हूँ. सोडियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है. फिर उल्टा लिखते हैं, कॉपर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है. देन जिंक रिएक्टिंग विथ KCl suppose. Then potassium reacting with ZnCl2. उल्टा कर रही हूँ बस मैं. फिर लेते हैं लेट्स से मैग्नीशियम विथ मेटल लेना पड़ेगा ना कोई. लिया सिल्वर नाइट्रेट, फिर लिया सिल्वर विथ मैग्नीशियम नाइट्रेट. कॉपर सल्फेट मस्त सोल्यूशन बना के बैठा है. तुमने उसके अंदर सोडियम का एक टुकड़ा डाल दिया. ठीक, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके अंदर तुमने सोडियम का एक टुकड़ा डाल दिया. और फिर सोडियम को समझ में आता है मैं पानी में हूँ, पानी के अंदर मेरे को ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पूरी फ्रीडम है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन पानी में ही होता है. तो जैसे ही सोडियम ने पानी देखा, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है मतलब पानी है, तो वो कहता है कॉपर को तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहो. कॉपर इज इन ऑक्सीडाइज्ड +2 फॉर्म, सोडियम इज इन 0 फॉर्म. तो सोडियम का कॉपर के साथ कॉन्वर्सेशन. सोडियम सेज आई एम मोर प्रोन फॉर ऑक्सीडेशन. मेरे को बनाया ही खुदा ने ऐसा है कि मुझे ऑक्सीडेशन पसंद है. और तो मस्त मजे कर रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, Cu2+ फॉर्म में, जबकि मेरी टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो मतलब वो कॉपर को निकाल फेंकेगा और खुद बनाएगा Na2SO4, जहां उसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1 ईच. मीनिंग ये 0 से चला गया +1 में. इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन. व्हाट अबाउट कॉपर देन? सोडियम तो मजे कर लिया, ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन कभी अकेला नहीं हो सकता. इट हैज टू अंडरगो अलोंग विथ रिडक्शन. मतलब अब किसी ना किसी को रिड्यूस होना पड़ेगा. ये सल्फेट एंटाइटी तो एज इट इज दिख रही है, मतलब किसकी जान जाएगी? अब कॉपर शहीद होगा. कॉपर +2 से किधर आ जाएगा? 0 में आ जाएगा. ये बन गया कॉपर 0. और मतलब क्या हुआ? इस मेटल ने दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में से उसको नॉकआउट कर दिया. एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से बाहर निकाल फेंका. दिस इज the meaning of the statement जो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है. Prediction of whether a metal can displace another metal from its salt solution, whether it can knock off another metal from its salt solution. अब यही बात इसके साथ देखो. कॉपर 0 में है, सोडियम +1 में. क्या कॉपर इसको बोल सकता है कि मुझे आना है ऑक्सीडेशन करने, तुम निकलो? नहीं. कॉपर पहले ही ऊपर बैठा हुआ है. जो ऊपर वाला है वो वैसे ही खुश रहेगा. उसको कॉपर कैन नॉट से, वो बोल ही नहीं सकता ऐसा कि मुझे ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि वो तो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहने के लिए बना है. ऊपर है वो सोडियम से, मीनिंग ये रिएक्शन नहीं होगा. नो रिएक्शन. ये वाला देखो, जिंक को तुमने KCl में डाला. अब तुम जिंक और पोटेशियम की जरा सा समझना. यहाँ पे ये लेके मतलब पोटेशियम इधर था ना, लेके 12 सरदार का नाम ऐसा चलता था. पोटेशियम नीचे आता है और जिंक देखो ऊपर आता है. तो जिंक पोटेशियम क्लोराइड के अंदर तुमने जिंक के थोड़े से लेट्स से फॉइल टाइप होता है या पार्टिकल्स होते हैं वो डाल दिए अंदर. ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में भी आता है जिंक डस्ट बोलते हैं उसको. वो तुमने इसके अंदर डाल दी. तो क्या जिंक बोलेगा कि मुझे ऑक्सीडाइज होना है? नहीं. पोटेशियम इज मोर प्रोन टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, वो नीचे है. तो KCl ही रहेगा, जिंक ही रहेगा. देयर विल बी नो रिएक्शन इन सच अ केस. देखो यहाँ पोटेशियम और जिंक क्लोराइड. पोटेशियम को दिखा रहे ऊपर वाला मस्त सॉल्ट बना के बैठा है, ऊपर वाले
सॉल्ट बना के बैठे हैं और नीचे वाला मेटल अंदर आया तो फिर वो वहाँ तबाही मचाएगा ही। मीनिंग पोटेशियम क्लब करेगा क्लोरीन के साथ, बनाएगा KCl, जिंक को निकालेगा बाहर। देखो ये 0 से गया +1 क्योंकि ये -1 है, और ये +2 से चला गया 0। इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। बात समझती है? देयर विल बी अ रिएक्शन और ये एक्सचेंज रिएक्शन हो गया। एक मेटल अपने सॉल्ट सोल्यूशन में से बाहर निकल गया। लेट्स टेक दिस केस, मैग्नीशियम सिल्वर नाइट्रेट। मैग्नीशियम की तरह देख लो नीचे, मैंने लिखा नहीं पर ये नीचे ही है, और सिल्वर है ऊपर, और बैठा हुआ है सिल्वर यहाँ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, Ag+ फॉर्म में। तो क्या ऐसा अलाउड रहेगा? नहीं। मीनिंग तुरंत बनेगा MgNO3 ट्वाइस, प्लस सिल्वर विल बी नॉक्ड ऑफ, और इधर हो जाएगा बच्चों नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ सिल्वर ऊपर वाला है, ऊपर वाले को रिड्यूस्ड फॉर्म में बैठना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। तो 12th में लेफ्ट साइड दिया हो, राइट साइड प्रेडिक्ट करना हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा आता है, जिंक का कंटेनर है, सुना? जिंक का कंटेनर है, KCl का सोल्यूशन है, क्या KCl सोल्यूशन उसमें स्टोर कर सकते हैं? क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है? क्या KCl सोल्यूशन को जिंक के कंटेनर में, जिंक के वेसल में स्टोर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, सब सेफ है। तो जिंक के कंटेनर में KCl के सोल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं। समझ में आई बात? ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सिल्वर के कंटेनर में मैग्नीशियम नाइट्रेट को स्टोर कर सकते हैं? सिल्वर का कंटेनर है, मैग्नीशियम नाइट्रेट को अंदर सोल्यूशन बना के स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि नो रिएक्शन। सो ओके, ये स्टोरेज ओके है, ये स्टोरेज ओके है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैग्नीशियम के पतले से बीकर में सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर कर सकते हैं? ये बताया मैंने अभी, ये मैग्नीशियम का कंटेनर बना दिया और सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर करवा दिया, ठीक। क्या मैग्नीशियम के वेसल में सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर कर सकते हैं? धीरे 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 मैग्नीशियम का वेसल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चला जाएगा नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर नीचे सेटल होता चला जाएगा, सिल्वर नीचे गिरता चला जाएगा। मतलब धीरे धीरे पूरे वेसल का करोजन हो जाएगा और वेसल बचेगा ही नहीं। बोले तो ये स्टोरेज सही नहीं है, ये स्टोरेज सही है, ये सही है, और ये सही नहीं है। यहाँ से एक बात समझ आई, कंटेनर ऊपर वाले का होना चाहिए, कंटेनर ऊपर वाले का होना चाहिए। जिंक पोटेशियम के ऊपर है, कंटेनर ऊपर वाले का होना चाहिए। सिल्वर मैग्नीशियम के ऊपर है, कंटेनर ऊपर वाले का होना चाहिए। कंटेनर नीचे वाले का हो गया तो सब खराब हो जाएगा, मीनिंग यू कैन नॉट स्टोर दैट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन देयर। तो जब भी पूछा हो किस कंटेनर में किसको स्टोर कर सकते हो, तो कंटेनर चाहिए ऊपर वाले का, सॉल्यूशन चाहिए नीचे वाले का, ठीक। ये है तुम्हारा पंच लाइन, कंटेनर चाहिए ऊपर वाले का और सॉल्यूशन चाहिए नीचे वाला, सॉल्यूशन चाहिए नीचे वाला। ओके, मतलब सॉल्यूशन में जो मेटल होगा ना, ये मेटल है, वो नीचे वाला होना चाहिए, और जो कंटेनर है उसका जो मेटल का ही कंटेनर बनेगा ना, तो वो ऊपर वाले का होना चाहिए। नाउ दिस वाज योर 5th एप्लीकेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अगेन, जो बोर्ड्स में पूछा जाता है ना। अब बोर्ड में ना एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पर, इसी वैरायटी पर, बस थोड़ा ना कंफ्यूज मत होना। पूछा जाता है सॉल्यूशन है, अब वेसल के बारे में बात नहीं चल रही, एक सॉल्यूशन है, किसी भी वेसल में लिया है, स्टेनलेस स्टील में लिया, खराब नहीं होता। यहां लिया है लेट्स से सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, और एक इसमें चम्मच डाल दिया मैग्नीशियम का, है ना। अब कटोरी चम्मच पे आ जाते हैं वो, कभी किसी पे कभी किसी पे। अब कटोरी चम्मच की बात चल रही है, तो सॉल्यूशन है कटोरी के अंदर AgNO3 का, उसके अंदर एक चम्मच तुम उसने डाल के रखा है वो मैग्नीशियम का, तो बोलेंगे कि चम्मच सही है कि नहीं है, चम्मच सेफ है कि नहीं है। सोचो अभी चम्मच सेफ है कि नहीं है। अब ये मैग्नीशियम के अंदर ऑब्वियसली मैग्नीशियम किधर है, नीचे है, इट वुड वांट टू रिएक्ट, तो तुम रिएक्शन बना के देख लिया करो कि मैग्नीशियम है सिल्वर नाइट्रेट में, अरे रिएक्शन चल रहा है। अगर रिएक्शन चल रहा है तो चम्मच धीरे धीरे गायब हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे मैग्नीशियम अंदर चला जाएगा।
है ना। चम्मच डालोगे लेकिन ऊपर उठाओगे तो सिर्फ डंडा बचेगा, राइट, तो चम्मच ना बचेगा। दैट मीन्स यू शुड नो किसको किस में स्टोर कर सकते हैं, किसका चम्मच किसके सोल्यूशन में डाल सकते हैं। दीज आर द वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस एप्लीकेशन व्हिच इज द फिफ्थ वन, प्रेडिक्शन ऑफ वेदर अ मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये जो एप्लीकेशंस थे ना, इसका मेरा बहुत सही चलता था क्लास में इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था, है ना। तो अब कैसे करेंगे, तुम पढ़ो इसको, कुछ टेंशन आता है तो मेरे को पूछो। बहुत सारे खुद के कटोरी चम्मच बनाओ, ठीक है, किसी का मेटल बनाओ, किसी का सोल्यूशन बनाओ, एंड वर्कआउट करो कि क्या ये होगा या नहीं होगा।